प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार एवं 76 रिपब्लिक डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपने स्टूडियो से आपको लेके आए हैं साइकोलॉजी से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का टॉपिक, जिसे हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखना ना भूलिएगा, संपूर्ण वीडियो को देखिए एवं अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, व्यक्तित्व। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने इसकी पीपीटी तैयार कर ली है, काफी कुछ कंटेंट की। और जब हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व क्या चीज है, हम कई बार देखते हैं कि कई बार हम एक अपने सामान्य व्यवहार में, सामान्य जीवन में इस शब्द को हम अकर करते हैं कि भाई उसका व्यक्तित्व ऐसा है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि व्यक्तित्व का मतलब क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, जिसे हम समझेंगे। व्यक्तित्व जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। व्यक्तित्व शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना है, और जिसका तात्पर्य होता है मास्क या मुखौटा। पुराने जमाने में, एक लंबे समय पूर्व की जब हम बात करते हैं, तो यूनानी सभ्यता में जो ड्यूक होते थे, हमारे यहाँ के राजा कह सकते हैं, वो एक स्टेज मंचन में काफी रुचि रखते थे। और उस स्थिति में वो जब मंचन करते थे तो अपनी पहचान छिपाने के लिए वो मास्क या मुखौटा का यूज करते थे, और उस स्टेज या मंचन पर वो एक व्यक्तित्व को प्रकट करते थे। उस तत्कालीन स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर चटकीले भड़कीले कपड़े पहनता था, उसे हम एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी मानते थे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक लंबे समय तक सजीव नहीं रहा था। उसके बाद में सामान्य जो ड्रेस कोड था, सामान्य जो परिधान था, उसको लेकर एक अच्छे व्यक्तित्व की परिकल्पना की गई, लेकिन यह विचार भी एक लंबे समय तक नहीं चला था। इसके बाद में व्यक्तित्व को लेकर अनेकों शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करने की कोशिश की। इसके बाद में 1836 के दौरान ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं को एकत्रित किया और इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया। हमारा सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगर हम क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की परिभाषाओं का वर्गीकरण किया, तो हमारा आंसर रहेगा ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषाओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया। ओके, एवं इन्होंने अपनी जो परिभाषा दी थी व्यक्तित्व को लेके, वो व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। मनोशारीरिक से तात्पर्य होता है कि मन प्लस शरीर। हमारा मन हमारी आंतरिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है और शरीर हमारे बाह्य व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। इन दोनों का जो समग्र जो रूप है, उसको हम कहेंगे मनोशारीरिक। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मकता से तात्पर्य होता है कि मन एवं शरीर दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं एवं अंतः क्रिया करते हैं। कई बार जो शरीर होता है मन के अनुरूप क्रियाएं करता है, और कई बार जो मन का जो रूप होता है शरीर के अनुरूप क्रियाएं करता है। जब हमें नींद में सो रहे होते हैं और नींद में जब हमें प्यास लग रही होती है, तो हम अपने आप ही आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से पानी की तरफ विचार हम इमेजिनेट करते हैं और उसके अनुरूप हम जाग जाते हैं। तो इस तरीके से ये गत्यात्मक संगठन भी होता है। और जो इसका कार्य क्या है इस गत्यात्मक संगठन का, वातावरण के साथ में समायोजन, वातावरण के साथ में समायोजन। इसी के अनुरूप एक दूसरी जो परिभाषा दी थी, वो दी थी आपकी आइजेंक ने।
किसने दी थी? आइजेंक ने। आइजेंक की परिभाषा को जब हम देखें तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी परिभाषा में परिवर्तन किया। जिस तरीके से ऑलबर्ट की जब हमने परिभाषा देखी तो उन्होंने क्या कहा? गत्यात्मक संगठन। क्या कहा था? गत्यात्मक संगठन। लेकिन जब आइजेंक की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो आइजेंक ने अपने जो व्यक्तित्व का जो स्वरूप है उसे मूलतः तो स्थायी एवं टिकाऊ संगठन कहा। और वो किन चीजों का स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र रूप, ज्ञान शक्ति एवं शरीर गठन का स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। बाकी जो लास्ट लाइन है ये ऑलपोर्ट के अनुरूप ही है। जिस तरीके से ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में व्यक्त किया था कि वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन करता है, तो व्यक्तित्व ऑब्वियसली वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। लेकिन जब हम बात करें ऑलपोर्ट एवं आइजेंक की परिभाषाओं में अंतर की, तो अंतर ये रहेगा कि ऑलपोर्ट की परिभाषा स्थायी गत्यात्मक संगठन कहती है, जबकि आइजेंक की परिभाषा व्यक्तित्व को स्थायी एवं टिकाऊ संगठन बतलाती है। इससे नेक्स्ट जो परिभाषा थी, परिभाषाओं का दौर एक चलता रहा था और उस दौर के एक अंतिम चरण की जब हम बात करें तो एक आधुनिक स्वरूप में एक परिभाषा दी थी वाल्टर मिस्किल ने। किसने दी थी? वाल्टर मिस्किल ने। 1986 के दौरान इन्होंने वाल्टर मिस्किल ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की थी। और ये जो परिभाषा थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है व्यक्ति के, व्यक्तित्व है व्यक्ति के व्यक्तित्व है व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट पैटर्न है। क्या बोला इन्होंने? विशिष्ट पैटर्न। क्या बोला इन्होंने? विशिष्ट पैटर्न। की व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट पैटर्न है जो व्यक्ति की परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। कि व्यक्ति की परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियों के अनुसार ही वो व्यक्ति को समायोजित करता है और वही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इस परिभाषा में जो मूल शब्द है वो क्या है? विशिष्ट पैटर्न। हमें क्या याद रखना है कि विशिष्ट पैटर्न। विशिष्ट पैटर्न किसने बताया है? वाल्टर मिस्किल ने। स्थायी एवं टिकाऊ संगठन किसने बताया है? आइजेंक ने बताया है। और गत्यात्मक संगठन किसने बताया है? ऑलपोर्ट ने बताया है। इससे और अन्य परिभाषाओं की जब हम बात करें तो एक परिभाषा इनसे पूर्व किसने दी थी? वॉटसन ने। वॉटसन, जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं और 20वीं शताब्दी के चमकते हुए तारे भी इनको कहा जाता है। कि हम जो कुछ भी करते हैं, इन्होंने क्या कहा था व्यक्तित्व को लेके? कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। ऐसी परिभाषा दी थी हमारी जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। इसके बाद में एक परिभाषा हम जिसे चर्चा में लेंगे वो है वैलेंटाइन की परिभाषा। वैलेंटाइन ने जो व्यक्तित्व को लेके कहा था कि व्यक्तित्व है व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित परिवर्तितियों का योग है। किसने कहा ये? परिवर्तितियों का योग वैलेंटाइन ने। किन परिवर्तितियों का? जन्मजात एवं अर्जित परिवर्तितियों का योग बताया था वैलेंटाइन ने। इसे नेक्स्ट जब हम परिभाषाओं की बात करें, एक परिभाषा दी थी कैटल ने। किसने दी थी? कैटल ने। मैकिन कैटल ने अपनी परिभाषा में कहा था कि व्यक्तित्व है जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में क्या करेगा। व्यक्ति किन परिस्थितियों में क्या करेगा, हम इस बात की भविष्यवाणी किसके आधार पर कर सकते हैं? व्यक्तित्व के आधार पर कर सकते हैं। यह परिभाषा दी थी आपकी किसने? कैटल ने। एक परिभाषा दी थी आपकी डेसिल ने। और डेसिल ने अपनी व्यक्तित्व की परिभाषा में कहा था कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का। किसका? व्यक्तित्व है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्ति के व्यवहार का संगठनात्मक संपूर्ण चित्र या संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र किसने बताया था? डेसिल ने बताया। किसने बताया था भाई? डेसिल ने। इससे आगे जब हम बात करेंगे, इन परिभाषाओं के अतिरिक्त काफी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने इस फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए। इसके साथ हम बात करेंगे उपागम की। किसकी बात करेंगे हम? उपागम की। व्यक्तित्व के उपागम। नेक्स्ट हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व के उपागम। उपागम से तात्पर्य क्या है? उपागम से हम क्या समझना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? उपागम से तात्पर्य है कि ये
हमारे जो व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं उपागम। सिद्धांतों का जो संक्षिप्त जो विश्लेषण करते हैं वो होते हैं उपागम। इनके आधार पर हम परिभाषाओं के, सिद्धांतों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व से प्रभावित है, किस प्रकार के उपागम से प्रभावित है। तो उपागम की जब हम बात करेंगे तो सामान्य रूप से हम व्यक्तित्व के 10 उपागमों को लेकर चर्चा करते हैं। कितने उपागमों से लेके 10 उपागमों से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविश्लेषणात्मक उपागम की जब हम बात करें तो स्पष्ट है मनोविश्लेषण, और मनोविश्लेषण जो बाद जो दिया था वो दिया था आपके सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जिनका जन्म 1856 में ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। जन्म के साथ में ये धर्म की अगर इनके बात करें तो ये यहूदी थे, और बाद में ये जर्मनी की तरफ बढ़ गए, फ्रांस की तरफ ये बढ़ गए थे। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की जो स्थापना थी वो 1900 ईस्वी में की थी, जिसे हम मनोविज्ञान का प्रथम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना? मनोविज्ञान का प्रथम बल भी कहते हैं। और इन्होंने अपने मनोविश्लेषणवाद में जो अपना अध्ययन का विषय रहा था, इन्होंने अध्ययन का विषय जो चुना था वो चुना था अचेतन मन। अचेतन मन से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा मन का स्वरूप जिसमें बहुत सारी दमित इच्छाएं होती हैं, अनैतिक इच्छाएं होती हैं, यौन इच्छाएं होती हैं, असामाजिक इच्छाएं होती हैं, अमर्यादित इच्छाएं होती हैं। ऐसे स्वरूप को हम कहते हैं अचेतन मन। ये एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड। इनका जो मानना था वो ये मानना था कि आपके मन में कोई भी बात है, आपके मन में कोई भी विचार आया, आप उसे दबाओ मत, आप उसको प्रयोगात्मक तरीके से आप उसे प्रकट कीजिए। आपको समझने वाले इस प्रकार के मन को भी मिलेंगे। ऐसे एक खुले विचारों के थे सिगमंड फ्राइड। अगर पेशे की बात करते हैं तो ये मनोचिकित्सक के साथ साथ ये न्यूरो तंत्र का तंत्र विज्ञानी एक डॉक्टर भी थे साथ में, जिन्होंने फ्रांस के पेंसी नगर के पागल खाने में शोध किया था। पेंसी नगर के पागल खाने में जब ये अपना जॉब कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने एक पेपनहाइम बर्था नाम की एक पागल लेडी थी जिसको इन्होंने अन्ना ओ नाम दिया था। अन्ना ओ के साथ में इसका इतना लगाव था कि इन्होंने बाद में अपनी बेटी का नाम भी अन्ना फ्राइड रखा था। तो इन्होंने क्या किया था कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम प्रस्तुत किया, जिसकी जो विषय वस्तु रखी थी इन्होंने अचेतन मन रखी थी। और अचेतन मन का जो पक्ष होता है वो निराशावाद से संबंधित होता है। इसके बाद में जब इन्होंने अपनी पाशविक प्रवृत्ति अपने सिद्धांत में जब प्रस्तुत की थी, तो इससे थोड़े से जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे एडलर एवं कार्ल जुंग, जो कि इनके शुरुआती चरण में मनोविश्लेषण के साथ में इन्होंने अपना कार्य किया था, अपने अध्ययन को स्वरूप दिया था। ये विचारों में जब वैचारिक भिन्नताएं सम्मिलित हुई, वैचारिक भिन्नताएं आई थी, तो इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम की स्थापना की थी। नव मनोविश्लेषणात्मक जो उपागम है ये सामाजिकता से प्रेरित था, ये आशावाद से प्रेरित था। इसके बाद में इसी नव मनोविश्लेषणवाद को जो आगे ले जाने का जो कार्य किया था वो किया था एरिक फ्रॉम, मुर्रे, कैरोन हार्नी एवं सुल्लिवान। ये 4 शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिकता को लेके, आशावाद को लेके अपने इस मनोविश्लेषणात्मक स्वरूप को नव मनोविश्लेषणात्मक स्वरूप में परिवर्तित किया। शुरुआत के चरण में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों को उपयोग में लिया था एवं बाद में इनको आगे बढ़ाया था। तीसरा जो उपागम जब हम बात करेंगे तो तीसरा है हमारा शारीरिक उपागम। शारीरिक उपागम से तात्पर्य है कि जो अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों में शरीर के आकार, शरीर के ढांचे को महत्व देते हैं, उस उपागम को बोलते हैं शारीरिक उपागम। और शारीरिक उपागम के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक क्रेस्मर और दूसरा सेल्डन, ये दोनों जर्मन चिकित्सक हैं और जर्मन चिकित्सकों द्वारा शारीरिक उपागम प्रस्तुत किया था। इस शारीरिक उपागम की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने जो शरीर है, इन्होंने जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को इन्होंने
शरीर के आधार पर वर्गीकृत किया था, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व को विश्लेषित किया था, परिभाषित करने की कोशिश की थी। इसी में एक जब हम अतीत की बात करते हैं, उससे जब पूर्व की बात करते हैं, तो जो हिप्पोक्रेट्स जिसका जो व्यक्तित्व जो सिद्धांत था वो 400 ईसा पूर्व, या हम यूं कहें कि 2400 साल पहले इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था, और जिसका आधार था वो भी शारीरिक उपागम से संबंधित था। लेकिन अंतर इतना है कि उन्होंने शरीर द्रव्य के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। किस आधार पर? शरीर द्रव्य पर। और शरीर द्रव्य के आधार पर जब ये सिद्धांत दिए हैं, तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है आपको, शरीर उपागम से या शारीरिक उपागम से, कि इसको हम टाइप सिद्धांत भी कहते हैं। इनसे जो संबंधित जो सिद्धांत होंगे, टाइप थ्योरी भी हम कहते हैं इनको, कि भाई ये टाइप थ्योरी है। टाइप थ्योरी जब भी ये शब्द अगर आपसे पूछा जाए, तो टाइप थ्योरी से तात्पर्य है कि ये हमारे शरीर के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम उपागम की बात करेंगे, तो एक अगला उपागम आया था जीवन अवधि उपागम। जीवन अवधि उपागम से तात्पर्य है कि ऐसे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तित्व को, संपूर्ण जीवन को वर्गीकृत करते हुए अध्ययन किया था। और जब संपूर्ण जीवन की अगर बात करते हैं, तो जीवन अवधि उपागम के अंतर्गत संपूर्ण जीवन को 8 भागों में, संपूर्ण जीवन को 8 भागों में प्रस्तुत किया गया था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने मानना था कि 4-5 वर्ष तक किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ऑलपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो ऑलपोर्ट ने बताया था कि 16 वर्ष तक किसी बालक का व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम आइजेंक की बात करें, कैटल की बात करें, तो इन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण संपूर्ण जीवन में बताया था कि व्यक्तित्व संपूर्ण जीवन में बनता रहता है, यह एक निश्चित समय की प्रक्रिया नहीं है। इस तरीके से ये उपागम रहा था, जीवन अवधि उपागम। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, तो अगली बात करेंगे हम शील गुण उपागम की। पहला शब्द सुनिए, शील गुण। शील गुण, शील गुण का मतलब क्या है? शील गुण से तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति की जो आदत होती है, आदत जो होती है वो एक बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आदत है जिसको स्थायित्व प्राप्त हो जाए, कोई भी आदत है। छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार चोरी कर लेते हैं, लेकिन उस चोरी करने को हम आदत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक आंशिक समय की एक गुण हो सकता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हुआ, तो वो धीरे धीरे वो अपने विचारों में परिवर्तन लाता है, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, और वो उस आदत को अपने आप से दूर कर देता है। लेकिन अगर कोई कुसमायोजित व्यक्ति है, कोई कुसमायोजित बालक है, वो इस आदत को अगर स्थायित्व की तरफ ले जाए, चोरी करने के कार्य को अपने जीवन का ही लक्ष्य बना ले, इसे अपने जीवन में ढाल ले, तो उसको हम बोलते हैं शील गुण। कि जब आदत स्थायित्व की तरफ बढ़ जाती है, तो निर्माण होता है हमारे शील गुण का। ईमानदारी किसी व्यक्ति के द्वारा 1 बार, 2 बार, 4 बार, 4 कार्यों में अगर वो दिखाता है, तो हम उसे आदत कह सकते हैं, उसे शील गुण नहीं कह सकते। लेकिन अगर ईमानदारी अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है कि मैं हमेशा जीवन भर ईमानदार रहना चाहता हूँ, ईमानदार ही रहूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को, व्यक्तित्व को कहते हैं हम शील गुण। आई होप ये क्लियर हो गया है होगा शब्द। शील गुण के आधार पर जो अपने व्यक्तित्व को सिद्धांत दिए थे, वो दिए थे एक ऑलपोर्ट ने, और ऑलपोर्ट के सिद्धांत के आधार पर दिया था कैटल ने। कैटल ने अपने सिद्धांत को 16 कारक विश्लेषण सिद्धांत भी बोल देते हैं, कि 16 कारक व्यक्तित्व सिद्धांत किसका है? कैटल का। किसका है भाई? कैटल का। कौन सा सिद्धांत था? 16 कारक। कौन सा था इसका? 16 कारक सिद्धांत था, कि भाई 16 कारक व्यक्तित्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था भाई? कैटल ने। किसने प्रस्तुत किया था? कैटल ने। नेक्स्ट जो उपागम की बात करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे विमा उपागम। क्या नाम देंगे? विमा उपागम। विमा से तात्पर्य होता है कि हम किसी गुणों को 2 प्राप्तांकों के आधार पर, एक उच्च प्राप्तांक और दूसरा निम्न प्राप्तांक,
किसी व्यक्ति के गुणों का एक शिखरतम बिंदु और एक निम्नतम बिंदु का अगर हम निरूपण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम विमा। और विमा के आधार पर जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो एक तो अपना सिद्धांत दिया था आइजेंक ने। आइजेंक का जो सिद्धांत है वो विमा उपागम पर आधारित है। पॉल कास्ट्रा मैक्रे के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो पॉल कास्ट्रा एवं मैक्रे का जो सिद्धांत था पंचकारक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व की 5 विमाएं बताई हैं और 5 विमाओं में पंचकारक सिद्धांत की अगर बात करें तो शॉर्ट में अगर इसे समझने के लिए नाम दें तो इसे ओशन नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर ओशन ये शॉर्ट में आप समझ लीजिए थोड़े से समय के लिए, क्योंकि थोड़ी सी क्लास में ये काफी कुछ हम कवर कर जाएंगे तो ये याद भी रहेगा हमारा। क्वेश्चन ये संक्षिप्त है। ओ का मतलब होता है ओपननेस, सी का मतलब है कॉन्साइंसियस, ई का मतलब है एक्स्ट्रावर्जन या बहिर्मुखता, ए का मतलब है एग्रीएबल सहमतिजन्य और एन का मतलब है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब है स्नायु विकृति। इस तरीके से अपने पॉल कास्ट्रा मैक्रे ने 5 विमाएं बताई थी और इन ऐसे सिद्धांतों को जिन्होंने प्राप्तांक आधार पर उच्च एवं निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों का विश्लेषण किया उनको बोलते हैं विमा उपागम। नेक्स्ट है आपका समृद्धि एवं मानवतावादी उपागम। समृद्धि, समृद्धि से तात्पर्य होता है कि हम वातावरण की परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को हम जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समृद्धि। क्या बोलते हैं? समृद्धि। एक जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके शूज में थोड़ा सा एक होल हो गया और उस हॉल होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने शूज को रिटायर कर दिया। उसके लिए वो अनयूजेबल हो गए, वो यूजलेस हो गए शूज। लेकिन वही शूज अगर उसने एक रोड के किनारे पर डस्टबिन के पास में उसने रख दिए, वहां पर कोई भी एक बैगर टाइप का या एक जरूरतमंद टाइप का कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है और वो उन शूजों को लेके काफी खुश होता है, प्रसन्न होता है और वो उस व्यक्ति को दुआएं भी देता है। तो उसने अपने शूजों को जब बैगर के पास आए तो उन्होंने एक अलग तरीके से उनका प्रत्यक्षीकरण किया, उसके लिए ये जो शूज थे वो उपयोगी हो गए। तो सेम तरीके से समृद्धि का मतलब होता है कि हम अगर किसी वस्तु या किसी परिस्थिति को जब हम वातावरण के अनुरूप प्रत्यक्षीकरण करें तो उसको बोलते हैं हम समृद्धि। इसी में समृद्धि के साथ में एक है मानवतावादी उपागम। कौन सा है? मानवतावादी उपागम। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स की बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी उपागम को हम मनोविज्ञान का तृतीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का तृतीय बल कौन सा है? मानवतावादी उपागम है, जिसमें अब्राहम मैस्लो ने अपना व्यक्तित्व का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने व्यक्ति की 5 आवश्यकताओं पर बल दिया था। और एक जो सिद्धांत दिया था, इसमें जो सहयोग किया था मानवतावादी उपागम में, वो दिया था कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स को रोगी केंद्रित चिकित्सा के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट जब हम उपागम की बात करते हैं, अगला उपागम रहेगा हमारा संज्ञानात्मक उपागम। कौन सा उपागम रहेगा? संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक जब उपागम का हम अर्थ समझें, सबसे पहला शब्द है संज्ञान। संज्ञान का हम अगर सामान्य अर्थ लें तो संज्ञान से तात्पर्य है हमारी मानसिक क्रियाएं, जो हमारी मेंटली जो एक्टिविटीज होती है, मेंटली जो रिस्पॉन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं संज्ञान, जिसके अंतर्गत चिंतन, तर्क, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण और ये जो क्रियाएं हैं वो कहां तक दौड़ती हैं? समस्या समाधान तक। कहां तक जाती हैं ये? समस्या समाधान तक। और ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। तो जिन व्यक्तियों ने मानसिक क्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया, अपना मानसिक क्रियाओं को आधार बनाकर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, ऐसे सिद्धांतों को हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिसमें आपका कैली का सिद्धांत एवं कर्ट लेविन का सिद्धांत आपका संज्ञानात्मक उपागम में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट जो उपागम है वो है व्यवहारात्मक उपागम। कौन सा? व्यवहारात्मक उपागम। व्यवहारात्मक उपागम
जो है इसके अंतर्गत इसके विपरीत एक संज्ञान और एक व्यवहार। संज्ञान में मानसिक क्रियाएं आती हैं, जबकि व्यवहारात्मक जो उपागम है इसमें हम शारीरिक क्रियाओं को बल देते हैं। किसको बल देते हैं? शारीरिक क्रियाओं को। और इसके आधार पर जो सिद्धांत है इसमें एक तो डोनाल्ड मिलर का सिद्धांत आता है, तुल्य व्यवहार जो सिद्धांत था, अधिगम को रिलेटेड भी था, ये डोनाल्ड मिलर ने दिया था। स्किनर का सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित होता है और एक आपका सीएल हल का सिद्धांत इस व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम जो उपागम बचता है आपका, वो है आपका सामाजिक उपागम। कौन सा उपागम? सामाजिक उपागम। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। सामाजिक से तात्पर्य है समाज, कि समाज के अंतर्गत समाज के साथ में हम मानसिक क्रियाओं के आधार पर, समाज का सहयोग लेते हुए मानसिक क्रियाओं के आधार पर जब हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं तो इस सिद्धांत को बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, जिसके अंतर्गत हम अल्बर्ट बंडूरा एवं वाल्टर मिस्केल के सिद्धांत को सम्मिलित करते हैं, जिनका मुख्य जो आधार था, जिसमें इन्होंने जो व्यक्तित्व का जो निर्धारण किया था कि भाई बालक जो होता है व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर अपनी मानसिक क्रियाओं का उपयोग करते हुए व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। कि कोई भी व्यक्ति है इसमें अनुकरण भी होता है, अनुकरण महत्वपूर्ण इसमें एक तत्व होता है अनुकरण, कि अनुकरण के आधार पर जो बालक है वो नकल के आधार पर बालक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अपनी भाषा शैली का निर्माण करता है कि भाई कोई व्यक्ति किस तरीके से बोल रहा है, कोई व्यक्ति कहां पर किस तरीके से रहता है, ड्रेस कोड कैसा है उसका, रहने का तरीका कैसा है, बोलचाल का तरीका कैसा है, उन सब चीजों को जब वो अनुकरण करता है तो वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनुकरण करता है और इसको बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। तो आई होप आपको ये उपागम क्लियर हो गए होंगे। इससे अगला जब हम बात करेंगे तो इससे अगला जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व के सिद्धांतों को लेकर। किसको लेके? व्यक्तित्व को सिद्धांतों को लेकर। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांतों में जो सबसे पहले जो सिद्धांत आते हैं वो आते हैं टाइप सिद्धांत। कौन से? टाइप सिद्धांत। देखिए टाइप सिद्धांत मैं ऑलरेडी उपागम के दौरान इसको मैं समझा चुका हूं कि टाइप का मतलब क्या है, टाइप सिद्धांत से संबंध क्या है, टाइप सिद्धांत का मतलब क्या है। तो देखो सरल सी बात है कि जब भी ये टाइप सिद्धांत अगर ये की बात आती है तो इसका मतलब रहेगा कि इनका जो सिद्धांत रहेगा वो होगा शारीरिक आधार पर। किस पर? शारीरिक आधार पर। कि इनका जो आधार है सिद्धांत का वो है शारीरिक आधार। लेकिन मैंने आकार नहीं कहा है इसमें, कि शारीरिक आधार है, अच्छी बात है कि टाइप सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे वो शरीर के आधार पर होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले, कि भाई सबसे पहले जो सिद्धांत आए थे वो सबसे प्राचीन जो सिद्धांत आए थे वो किस आधार पर थे? तो सबसे प्राचीन जो सिद्धांत थे वो टाइप सिद्धांत थे। क्या कहेंगे इनको? सबसे प्राचीन। कैसे सिद्धांत है ये? सबसे प्राचीन है। और इस जब प्राचीनता की बात की साहब ये कितने प्राचीन है, फिर दूसरी बात ये भी आ सकती है कि साहब ये कितने प्राचीन है, आपके माइंड में आएगा। तो सबसे प्राचीन जो सिद्धांत दिया था इसका वो दिया था हिप्पोक्रेट्स ने। किसने दिया है? हिप्पोक्रेट्स ने। किसने दिया है भाई? हिप्पोक्रेट्स ने। सबसे प्राचीन सिद्धांत। आधार क्या था इसके सिद्धांत का? इसके सिद्धांत का जो आधार है वो है इसका शरीर द्रव्य। अपने सिद्धांत का आधार क्या है? शरीर द्रव्य। ध्यान कर लेना एक बात, व्यवस्थित रूप से क्रमिक रूप से हम बात कर रहे हैं। शारीरिक आधार है किनका? टाइप सिद्धांत का। शारीरिक आधार किसका है? टाइप सिद्धांत का। जबकि हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांत का जो आधार है टाइप सिद्धांत में वो क्या है? शरीर द्रव्य है।
इसमें आकार की बात नहीं की थी इन्होंने। इन्होंने बात की थी कि शरीर में जो फ्लूइड जो होते हैं, शरीर में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। किसके आधार पर होता है? शरीर द्रव्य के। शरीर में जो फ्लूइड है, शरीर में जो द्रव्य पदार्थ हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इन्होंने इस शरीर द्रव्यों की जब बात की थी तो शरीर द्रव्य इन्होंने जो बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? देखो, शरीर द्रव्य इन्होंने बताए 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बताए। एक शब्द शरीर द्रव्य बताया इन्होंने कि हमारे शरीर में जो होता है वो होता है श्लेष्मा। क्या होता है? श्लेष्मा। दूसरा होता है वात, और एक होता है द्रव्य पित्त। सॉरी, जो द्रव्य हैं वो श्लेष्मा होता है, एक होता है पील। पील पित्त। और एक द्रव्य होता है इसमें काल पित्त। और एक द्रव्य होता है हमारे शरीर में रक्त। क्या होता है? रक्त। ये 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं हमारे शरीर में। कितने प्रकार के द्रव्य हैं हमारे शरीर में? 4 प्रकार के। सबसे पहला है श्लेष्मा। श्लेष्मा से तात्पर्य होता है, इसे हम हिंदी में और शब्द समझें तो इसे हम कफ भी कह सकते हैं, कि ये कफ भी एक हमारे शरीर में द्रव्य होता है। और कफ को हम इसमें इंग्लिश में अगर इसको रूपांतरित करें कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हम फ्लेग्मा। क्या बोलेंगे? फ्लेग्मा। दूसरा शब्द है इसको बोलेंगे येलो वाइन। तीसरा है, इसको बोलेंगे हम ब्लैक वाइन, काल पित्त। और एक है इसमें ब्लड। यहां लिख देता हूं, ब्लड। 4 शरीर के शरीर द्रव्य हो गए। कितने शरीर के द्रव्य हो गए? 4। फ्लेग्मा, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एवं ब्लड। इनका प्रभाव क्या होता है हमारे बॉडी पर? कि जब हमारे शरीर में कफ की प्रधानता होती है तो इसका जो प्रभाव आएगा, कफ की प्रधानता के कारण जो प्रभाव होता है, इसका प्रभाव जो होगा वो होगा कि हमारा जो शरीर होगा उसकी प्रकृति हो जाएगी शांत। शांत प्रकृति, शरीर द्रव्य के आधार पर। जब हमारे शरीर में होता है येलो बाइल की प्रधानता, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो हो जाता है क्रोधी। कैसा हो जाता है? क्रोधी। कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? क्रोधी प्रवृत्ति होती है, आक्रामक प्रवृत्ति हो जाती है। किसके कारण? पील पित्त के कारण, पील पित्त द्रव्य के कारण। और काल पित्त के कारण जो हमारे शरीर की जो प्रभाव होगा काल पित्त का, वो होता है कि उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? उदासीन या निराशावादी। और रक्त के कारण जो प्रभाव होता है वो व्यक्तित्व हो जाता है खुश मिजाज। कैसा हो जाता है? खुश मिजाज। खुश मिजाज जो प्रकृति है, इनको हम ब्लड के आधार पर संगीन प्रकृति बोलते हैं। और ब्लैक के कारण इसको बोलते हैं मेलेंकोलिक। मेलेंकोलिक का मतलब होता है हिंदी में, जब हम मेलेंकोलिक का मतलब समझे कि निराशावादी, उदासीन प्रकृति का। और येलो बाइल का मतलब होता है कि ये चिड़चिड़े प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी प्रकृति के होते हैं। चिड़चिड़े भी हम इसमें नोट कर सकते हैं कि ये चिड़चिड़े। और एक बताए शांत प्रकृति के।
शांत प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से लज्जालू टाइप के, शर्मीले प्रकृति के हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के एक अलग तरीके से जब दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने बताया इंट्रोवर्ट शब्द, लेकिन यहां हम क्या कहेंगे, शांत प्रकृति। ये इनका जो शरीर द्रव्य है, शरीर द्रव्यों का प्रभाव होता है कि श्लेष्मा जो कफ है उसका प्रभाव क्या है कि प्रभाव हो जाएगा शांत प्रकृति का। पील पित्त होता है, व्यक्ति कैसा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। और काल पित्त का जो प्रधानता के कारण हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वो होता है उदासीन प्रकृति का या निराशावादी प्रकृति का। और रक्त की प्रधानता के कारण हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वो होता है खुशमिजाज प्रकृति का, हंसमुख प्रकृति का, मनोजी प्रकृति का, सामाजिक प्रकृति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। और ये सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो दिया था किसने भाई, हिप्पोक्रेट्स ने। कब दिया था ये था भाई 400 बीसी की बात करते हैं, 400 बीसी बिफोर क्रिश्चियन डेथ, कि ईसा की पूर्व की जब बात करते हैं ना, ईसा पूर्व की बात करते हैं, 400 ईसा पूर्व दिया था हिप्पोक्रेट्स ने अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण। किसके आधार पर, टाइप सिद्धांत के आधार पर, जिसे हम सबसे प्राचीन सिद्धांत कहते हैं। कैसा सिद्धांत कहते हैं, सबसे प्राचीन। इसके बाद में जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, एक सिद्धांत दिए थे वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति का मतलब है कि जो सिद्धांत जो आए थे वैसे बेसिकली वो आते हैं योग दर्शन के द्वारा। किसके द्वारा आते हैं, योग दर्शन। और योग दर्शन में जो सिद्धांत जब दिया था इन्होंने, योग दर्शन में गुणों की जो प्रधानता बताई थी वो बताई थी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार। कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की गुणों की विशेषताएं बताई कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार होता है वो होता है सत्गुण के आधार पर, और सत्गुण के आधार पर जो होता है उसको बोलते हैं सतगुण। एक होता है रज के आधार पर, और रजगुण की जो प्रधानता होती है उसे बोलते हैं रजगुण। और एक जो प्रधानता हुई वो होती है तम के आधार पर, और तम गुण की जो प्रधानता होती है उसको हम बोलते हैं तमोगुण। सत रज तम किसमें बताइए, ये मूल जो प्रश्न है, प्रश्न निकल के आता है यहां से, प्रश्न बनता है यहां से कि निम्न में से किस दर्शन द्वारा सत रज और तम 3 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा की है। तो कौन से दर्शन में की है, योग दर्शन में की है। किस दर्शन में की है, योग दर्शन में। सत्य का मतलब होता है कि इसमें जो व्यक्ति जो बनता है, व्यक्तित्व जो होता है वो सत्य से प्रभावित होता है, सैद्धांतिक होता है। सत्य से प्रभावित होता है, सैद्धांतिक होता है। एकदम इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो शुद्ध प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, शुद्ध प्रकृति का। दूसरे जब हम रजगुण की प्रधानता कहते हैं तो देखो रजगुण का जो प्रभाव होता है, रजगुण का जो असर होता है वो होता है काम वासना। क्या होता है, काम वासना। रजगुण की जो प्रधानता है वो क्या है, काम वासना। और काम वासना से जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जब प्रभावित होता है तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जो होता है वो हो जाएगा कामुक प्रकार का। कामुक का मतलब है कि इसमें जो व्यक्ति जो प्रभावित जब होता है तो ये सेक्सुअलिटी से रिलेटेड होता है। इसके जो संवेग होते हैं वो काम वासना से परिपूर्ण होते हैं। और काम वासना जो होती है व्यक्ति में जन्म के साथ में आती है, जिसे सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में एक व्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन यहाँ पर हमें संक्षिप्तता के साथ में समझने के लिए रजगुण में क्या समझना है कि रजगुण काम वासना से प्रभावित होता है, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण होता है वो कैसा होता है, कामुक प्रकृति का। एक है तमगुण। तमगुण में जब व्यक्तित्व की बात करते हैं इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व जो होता है वो होता है भाई क्रोध प्रकृति का। और क्रोध के साथ में ये जो तमगुण की जो प्रधानता होती है इसमें जो संवेग जागृत होते हैं वो होते हैं युद्ध के। किसके, युद्ध के, लड़ाई झगड़े से परिपूर्ण, झगड़ालू प्रकृति। कैसी प्रकृति, झगड़ालू प्रकृति। आई होप आपको ये योग दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व सिद्धांत समझ में आ गया होगा। और एक दिया था हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार या चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार चरक सिद्धांत। कैसा दिया था, चरक सिद्धांत।
चरक संहिता में। चरक संहिता क्या कहती है? चरक संहिता में आपके व्यक्तित्व सिद्धांत में 3 गुण बताए थे। एक बताया था वात, एक बताया था पित्त और एक बताया था कफ। कैसा बताया? कफ। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। वात की जब हम बात करते हैं तो वात में जो प्रधानता होती है वो होती है भाई, एक तो वायु की, और वायु के साथ में प्रधानता होती है जल की, नहीं सॉरी, वायु और पृथ्वी, वायु और पृथ्वी। पित्त में जो प्रधानता होती है वो होती है अग्नि की, और अग्नि के साथ में प्रधानता होती है जल की। और जो अंतिम जो कफ है, कफ के अंतर्गत जो प्रधानता होती है तत्वों की वो होती है एक तो जल की और जल के साथ पृथ्वी की। इस तरीके से ये बताए थे आपके चरक संहिता में। और चरक संहिता में बताया जिस तरीके से वैदिक संस्कृति मानती है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, कि अग्नि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, तो इनमें से ये जो तत्व हैं पंच तत्वों का प्रभाव होता है, जिनके कारण ही हमारा जो शरीर होता है वो रोगग्रस्त भी होता है। कि जब हमारा इन तत्वों में वायु और पृथ्वी, बात से तात्पर्य है वायु और पृथ्वी दो तत्वों की प्रधानता होती है, इनमें अगर कहीं पर भी अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। पित्त जो होता है, पित्त में अग्नि और जल की प्रधानता होती है, इनमें कहीं पर भी अनबैलेंस होता है, असंतुलन होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। सेम तरीके से ये कफ प्रकृति के लोग होते हैं जिसमें जल और पृथ्वी दो तत्वों की प्रधानता होती है। इस तरीके से ये जो सिद्धांत था वो किसके अनुसार था? चरक संहिता के अनुसार था। किसके अनुसार था? चरक संहिता के। तो इसके बाद जब हम नवीनतम स्थिति के लिए आधुनिकता की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था रोस्टन ने। किसने दिया था? रोस्टन ने। रोस्टन ने अपना जो व्यक्तित्व सिद्धांत वर्गीकरण था वो दिया था 1824 में। कब दिया है? 1824 में।